नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आज लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भाषा, व्याकरण और लिपि। मनुष्य के जीवन में भाषा, व्याकरण और लिपि का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी भाषा को, किसी भी तथ्य को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है भाषा। यहाँ पर आपका मिला 3 पॉइंट है। चैप्टर का नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। तो पहले हम चलते हैं कि भाषा क्या है, भाषा कहते किसको है। तो जिस साधन के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार, भाव को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। फिर से देखिए, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव, विचार को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा मान लीजिए कि हिंदी भाषा हमारी है। अब हिंदी भाषा किसे कहते हैं, हिंदी भाषा को हम कैसे समझेंगे कि हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा की परिभाषा है, हिंदी शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को आपस में आदान प्रदान करता है, उसे हिंदी भाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा को ही ले लीजिए। अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंग्रेजी शब्दों का एक समूह बनाना पड़ता है, उसके द्वारा हम अपने मन के भाव, विचार को आपस में आदान प्रदान करते हैं। संस्कृत भाषा को लीजिए, संस्कृत शब्द का प्रयोग करके हम अपने मन के विचार तथा भाव को आपस में आदान प्रदान करते हैं, उसे संस्कृत भाषा कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा कहते किसको हैं, तो हिंदी शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को आपस में आदान प्रदान करता है, उसे हिंदी भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा तो क्लियर हो गया। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को आपस में आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। और उसी भाषा में हम हिंदी भाषा किसे कहते हैं, तो हिंदी शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को आपस में आदान प्रदान करता है, उसे हिंदी भाषा कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं, देखते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के एक्चुअली 3 रूप होते हैं। हम अपने मन के विचार तथा भाव को आपस में आदान प्रदान कैसे करते हैं, या तो लिख करके करते हैं, या तो बोल करके करते हैं, या तो संकेत करके करते हैं। जैसे गूंगों की भाषा है, तो गूंगों की भाषा को तो बोल भी नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, तो केवल वो संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है। पशु पक्षियों की भाषा जो है, ये अव्यक्त हिंदी भाषा होता है। तो हिंदी भाषा को गहराई में आप चलेंगे तो बहुत सी चीजों, 2 प्रकार के एक्चुअली भाषा मिलते हैं हमारे पास, व्यक्त हिंदी भाषा और व्यक्त हिंदी भाषा। तो व्यक्त हिंदी भाषा को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिस भाषा को मनुष्य अपने मन के विचार या भाव को समझ सकता है, एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकता है, उसको अव्यक्त हिंदी भाषा कहते हैं। और अव्यक्त हिंदी भाषा, व्यक्त का मतलब ये होता है कि हम अपने मन के भाव को, विचार को व्यक्त कर सकते हैं, किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, वो व्यक्त हिंदी भाषा हो गया। और अव्यक्त हिंदी भाषा होता है जिस भाषा को हम अपने से समझ भी नहीं पाते हैं, अपना आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, वो अव्यक्त हिंदी भाषा कहते हैं। जैसे पशु पक्षियों की जो भाषा होती है, वो अव्यक्त हिंदी भाषा होती है। अव्यक्त भाषा, हिंदी मत कहिए, अव्यक्त भाषा कहिए। अपने मन को हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसको भाषा को व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, वो अव्यक्त हिंदी भाषा का होता है। इसलिए भाषा के एक्चुअली 2 भाग होते हैं, अव्यक्त भाषा हिंदी भाषा और व्यक्त हिंदी भाषा। अब व्यक्त हिंदी भाषा जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं,
उनके 3 रूप है। ये जो भाषा है, भाषा का रूप जो है वही भाषा है जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, या व्यक्त हिंदी भाषा का ही भाग है। अव्यक्त तो बस जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जब मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचार के दूसरों को आदान प्रदान नहीं कर सकता है, उसको अव्यक्त हिंदी भाषा कहते हैं। और व्यक्त हिंदी भाषा का मतलब होता है कि मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है, उसको कहते हैं व्यक्त हिंदी भाषा। और वही व्यक्त हिंदी भाषा जो है, भाषा का ये रूप है कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। हम अपनी भाषा को, मन के विचार का भाव को या तो लिख करके व्यक्त कर सकते हैं, या तो बोल करके कर सकते हैं, या तो संकेत के द्वारा कर सकते हैं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, तो जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो बोलने की भी उसके पास क्षमता नहीं होती है, लिखने का तो संभव ही नहीं है। तो वो छोटा बच्चा अपने मन के भाव को, विचार को संकेतों के द्वारा करता है, तो उसके माता पिता समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा क्या चाहता है। वो सांकेतिक भाषा होते हैं। इसलिए भाषा के 3 रूप होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार के भाषा के रूप होते हैं। अब हम चलते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, और लिखित भाषा किसे कहते हैं। पहला पॉइंट आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को केवल बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को लिख करके प्रकट करता है, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और जब मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को संकेतों के द्वारा प्रकट करता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो जिस भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को बोलकर प्रकट करता है या आपस में व्यक्त आदान प्रदान करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कुछ ऐसी भाषा होती है जो बोल करके बोला जाता है, उसको लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, बोल करके प्रकट करना, जैसे भाषण दिया जाता है, केवल बोल करके भाषण दिया जाता है, SMS करते हैं तो हम उसको लिख करके करते हैं। इस प्रकार की जो भाषाएं होती हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सिंपल सी भाषा है। पहले भी आप पढ़ चुके, छोटी कक्षाओं से भी चलती आ रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा विशेष आपको डिप में चलना है कि आखिर लिखित भाषा के वास्तव में परिभाषा होता क्या है। तो जब इस भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को लिख कर आपस में आदान प्रदान करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और जब मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को आप बोलकर आपस में आदान प्रदान करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को संकेतों के द्वारा आदान प्रदान करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में भी आता है कि मौखिक भाषा का उदाहरण क्या होता है। भाषण दिया जाता है तो बोल करके लिखा जाता है, SMS किया जाता है, लिख करके किया जाता है। गूंगे लोग जो होते हैं अपने भाषा को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते। लिख भी सकते हैं तो लिख कर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना भी नहीं जानते हैं तो संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। ये 3 चीज इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हम चलते हैं लिपि क्या चीज है। अब लिपि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक पार्टिकुलर विधि होती है, मेथड होता है, उसी मेथड को हम लिपि कहते हैं। कुछ भाषा जो होते हैं दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है, वो उनका विधि है। कुछ जो होता है दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है, वो भी उसका विधि होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम लिपि को दे सकते हैं कि भाषा के लिखने की विधि को, भाषा लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। यानी भाषा को जिस विधि से लिखा जाता है या उसको लिखने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसको लिपि कहते हैं। और एक बोली होता है। बोली एक क्षेत्रीय भाषा होती है, जिसको एक विशेष क्षेत्र में भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। परिभाषा यह है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे पंजाब में लोग बोलते कहते हैं पंजाबी बोल, बिहार के लोग कहते हैं बिहारी बोलता है, उनकी कोई लिपि नहीं होती। जैसे जिस क्षेत्र का विशेष, राजस्थान है तो राजस्थानी, बंगाल है तो बंगाली, इस प्रकार के जो है ये भाषा होते हैं जो क्षेत्र विशेष पे बोले जाते हैं, उसको हम बोली कहते हैं। और लिपि हो जाता है कि क्या होता है, भाषा लिखने की एक विधि होती है जिसको हम लिपि कहते हैं। जैसे मान लो हिंदी है, देवनागरी में लिखा जाता है, संस्कृत है, देवनागरी में लिखा जाता है, पंजाबी है, गुरुमुखी में लिखा जाता है। इस प्रकार से हर भाषाओं का, यानी जिस
भाषा वही है जिसके को हम लिख देते हैं, लिखते हैं, प्रकट करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं, वही लिपि है। तो ये जिस विधि से लिखते हैं वो उसका लिपि है। जैसे हिंदी देवनागरी से लिखते हैं तो देवनागरी लिपि होगी, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है, उर्दू जो है से फारसी में लिखी जाती है, ठीक है, अंग्रेजी से रोमन में लिखी जाती है। ये सब इस प्रकार के लिखने की विधि है, इसको हम लिपि कहते हैं। तो हमारा क्लियर हुआ कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि क्या है, बोली क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमारा यह रहा है, व्याकरण क्या है। व्याकरण जिसको ग्रामर कहते हैं। तो व्याकरण और ग्रामर दोनों एक ही चीज है, उसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम कहते हैं द लैंग्वेज विच टीचेज अस प्योर एंड एक्यूरेट टू रीड, राइट एंड स्पीक इज कॉल्ड एज द ग्रामर। The language which teaches us pure and accurate to read, write and speak is called as grammar. उसी को हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, वही व्याकरण क्या है कि जिस भाषा के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा हम शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण को हम पढ़ना कैसे सीखते हैं, लिखना कैसे सीखते हैं, बोलना कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो ये व्याकरण में शुद्धता लाता है। हम बोलते हैं तो जब हमारी व्याकरण सही होता है तो हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। तो वही इसलिए कहते हैं कि भाषा के जिस माध्यम से मनुष्य शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। द लैंग्वेज विच टीचेज अस प्योर एंड एक्यूरेट टू रीड, राइट एंड स्पीक इज कॉल्ड एज द ग्रामर। अब यहां पर देखिए, अब व्याकरण के जैसे जिस प्रकार से भाषा के रूप होते हैं, उसी प्रकार से व्याकरण के अंग होते हैं। वो अंग कैसे होते हैं? हम भाई बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसकी व्याकरण को शुद्ध रूप से लाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। जैसे देखिए, पहला पॉइंट है वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार और वाक्य विचार। या तो हम लिखते हैं तो शुद्ध वर्णों का उच्चारण करते हैं, या शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, या एक वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी और टुकड़े नहीं किए जाते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह, वर्णों के सार्थक समूह को अक्षर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। शब्द और अक्षर और वर्ण में डिफरेंस होता है। जैसे आपका है वर्ण क्या है? वर्ण भाषा और छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। अक्षर क्या होता है? वर्णों का वह समूह जिसका उच्चारण एक श्वास घात में किया जाता है, उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर में बहुत मिस्टेक होता है, बच्चे करते हैं। जैसे कहते हैं कि अक्षर और शब्द में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम ही है, लेकिन सेम नहीं होता है। अक्षर जो होता है वर्णों का एक समूह होता है जिसका उच्चारण एक श्वास हाथ में किया। जैसे कहता खटमल, हम कहते हैं खटमल। खटमल में कितने अक्षर हैं? तो कहते हैं कि 4 है, खटमल, खटमल। लेकिन नहीं, अगर शुद्ध व्याकरण के हिसाब से हम चलते हैं तो खटमल में केवल 2 ही अक्षर होते हैं, खट और मल। क्योंकि हम उच्चारण करते हैं तो खट और मल 2 उच्चारण में हम इसको पूरा करते हैं, तो इसीलिए खटमल में 2 अक्षर हैं। अब सबसे मैक्सिमम लोगों से पूछिए, है खटमल तो 4 शब्द के होते हैं, 4 अक्षर के शब्द होते हैं? नहीं। नर्सरी में, LKG में, UKG में इसलिए 4 अक्षर के माना जाता है क्योंकि उनको उच्चारण ही ऐसे किया जाता है। जैसे क, म, ल 3 उच्चारण दिया गया, तो कमल में क्या हो गया? 3 अक्षर हो गया। लेकिन हम तो ऐसे नहीं कह सकते ना, जब व्याकरण के रूप में हम बोलते हैं तो हम तो ऐसे नहीं कहते हैं। हम बड़े हो गए हैं, अपर क्लासेज में जाने के बाद हम उच्चारण कहते नहीं है, क, म, ल, ऐसे तो कहते नहीं है। सीधा हम कहते हैं कमल, क, मल 2 उच्चारण लेते हैं, इसलिए इसमें 2 अक्षर होते हैं। ठीक है, खटमल, खटमल, खट और मल 2 उच्चारण में देते हैं, इसलिए इसको 2 अक्षर का हो गया है। इसमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। और वर्ण विचार जो होते हैं, वर्ण क्या है? वह
और छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और टुकड़े नहीं किए जाते हैं उसे वर्ण कहते हैं। और शब्द, शब्द क्या होता है? तो शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलता है और उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, वही शब्द कहलाता है। शब्द ऐसे नहीं है कमल, कमल बना लिया, शब्दों का समूह हुआ, अक्षरों का समूह हो गया, वर्णों का समूह हो गया। तो जब तक उसका एक सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक उस शब्द को नहीं मानेंगे। जैसे कमल एक अक्षर निकल रहा है, उसका एक मीनिंग निकल रही है, मकल, लमक, तो ये भी समूह है, लेकिन हम उसका सार्थक अर्थ जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम उसके शब्द नहीं कर सकते। और एक आता है पद। तो शब्द और पद में अंतर कितना होता है? दोनों में बहुत डिफरेंट है, शब्द और पद। शब्द जो है सिर्फ वर्णों का वह समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के एक विशेष अर्थ देता है उसको पद कहते हैं। इसलिए शब्द और पद में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कर, कर का मतलब क्या होता है? कोई कहता है कर बने हाथ होता है, कोई कहता है कर में लगाना होता है, कोई कर करना होता है। तो अब मीनिंग तो अलग अलग हो गई। तो ये सब तो है क्योंकि अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। लेकिन जब पद तभी होगा कि जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करके एक विशेष अर्थ देता है तब उसको पद कहते हैं। जैसे कहते हैं मुझे भारत सरकार को कर अदा करना है। अब यहां पर भारत सरकार को कर अदा करना है, इसका मतलब है कि कर मैंने अब यहां हाथ अदा नहीं करना है, यहां काम नहीं करना है, सीधा सीधा एक विशेष अर्थ निकलता है। क्या कि कर मीन्स लगान होता है। तो पद जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के जब एक विशेष अर्थ देता है उसको हम कहते हैं पद। और शब्द जो होता है वर्णों का वह समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है उसे कहते हैं शब्द। और वाक्य क्या है? अब वाक्य तो शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे एक हम कई शब्द बोल करके एक वाक्य बनाते हैं, उसका भी एक अर्थ निकलता है, वो होता है वाक्य। तो जब व्याकरण की जो हम है शुद्ध रूप से बोलना लिखना सीखते हैं तो क्या कहते हैं? इसलिए व्याकरण की परिभाषा हम दिए है ना कि भाषा के जिस माध्यम से मनुष्य शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखता है उसे व्याकरण कहते हैं। अब शुद्ध रूप से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत होती है। पहला वर्ण की जरूरत होती है, दूसरा शब्द की जरूरत होता है, उसके बाद वाक्य का जरूरत होता है, ठीक है। अब हमें वर्ण, तो इसलिए व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम चलते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार क्या चीज है, क्या वर्ण विचार होता है? तो देखिए, भाषा के जिस अंग में वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। भाषा के जिस अंग में वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। अब सिर्फ इसी पर इस जोड़ लीजिए, शब्द विचार की परिभाषा जैसे बन गया। भाषा के जिस अंग में शब्दों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है उसे हम शब्द विचार कहते हैं। इसी में सिर्फ वाक्य विचार का परिभाषा हम दे सकते हैं। भाषा के जिस अंग में वाक्य के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। शब्द पर विचार करते हैं तो शब्द विचार हो गया, वर्ण पर विचार करते हैं तो वर्ण विचार हो गया, वाक्य पर विचार करते हैं तो वाक्य विचार हो गया। इस प्रकार से जब हम किसी चीज को अगर बेसिक ग्रामर की जब हम गहराई में पहुंचते हैं तो बहुत चीज समझने को मिलता है, जो छोटी छोटी चीजें जो है हायर क्लासेज में नहीं बताई जाती। छोटे क्लास में भी जनरली लेते हैं कि हिंदी क्या है, किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, जब हमें गहराई में चलना है तो उसके एक एक चीज को याद करना है। अब हमें एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या है। ध्यान, सिंपल सी चीज है। भाषा क्या है? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को आपस में आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। व्याकरण जिस साधन के द्वारा मनुष्य शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। भाषा लिखने की विधि को, भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं।
भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को बोल करके प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को लिख करके प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन के विचार तथा भाव को संकेतों के द्वारा प्रकट करता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिपि है, भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। बोली है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। और व्याकरण हो ही गया, वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार। वर्ण विचार में क्या होते हैं? भाषा के जिस अंग में वर्णों के आकार, उच्चारण तथा उत्पत्ति पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। भाषा के जिस अंग में शब्दों के आकार, उच्चारण तथा उत्पत्ति के बारे में विचार किया जाता है शब्द विचार करते हैं। वाक्य के बारे में विचार किया जाता है तो वाक्य विचार करते हैं। इस प्रकार से जो भाषा क्या है, भाषा की लिपि क्या है, ये सारी चीज़ जो है हम आपको मेंशन कर देते हैं। अभी इसके बाद जो है अगली वीडियो में जो है इसका पूरा मिलेगा। ये वर्ण विचार एक अलग से पाठ हो गया, शब्द विचार भी एक अलग से पाठ हो गया, वाक्य विचार भी अलग से एक पाठ बन गया है। लेकिन पहला पाठ जो है इंट्रोडक्शन में भाषा, व्याकरण और लिपि क्या है मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसको वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार आप देख लेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा जो है ये भाषा, व्याकरण और लिपि का पाठ पूरा होता है। और एक और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आप लोग मुझे सहयोग करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आ सकता हूँ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाषा या कोई भी टॉपिक लेकर चलिए, उसके बारे में हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। अगर थोड़ा पढ़ देंगे, अच्छा पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए जो कुछ पढ़िए उसको एक लिमिट ले लीजिए कि हमें इसके बारे में इतना चीज़ पढ़ना है। थोड़े थोड़े पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। एक ही दिन पूरा पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।